बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब 2 रोज़ा दौरे पर काज़ाकिस्तान पहुंचे हैं, जहां वो सीका समिट से भी खिताब करेंगे। दूसरी जानिब आज जलसे आम से खिताब करते हुए साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि ना आर्मी चीफ रखना चाहते हैं और ना ही कोई जज। इदारों को मजबूत करने के लिए मेरिट पर तैनातियाँ होनी चाहिए। जबकि अदालत की जानिब से आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी कर दिया है। इस समय दिन भर जो हम मौजूआत रहे हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी ना सर, खान साहब ने आज इंतहाई अहम बयानात दिए और जलसे आम से खिताब भी किया। उन्होंने कहा कि 3.5 साल में जिम्मेदारी मेरी थी लेकिन हुक्मरानी किसी और की। एक बात ये उन्होंने की। दूसरी जानिब उन्होंने ये कहा कि हम अपना आर्मी चीफ नहीं चाहते हैं लेकिन मेरिट की बुनियाद पर तैनातियाँ होनी चाहिए। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी सरकारी दौरे पर हैं। दोनों डेवलपमेंट्स पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। देखिए, ये जो बात हम सब ने की है, ये बात इस नशिस्त में पहले मैं कर चुका सर हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं वो पुराने क्लिप्स बार बार निकाल के नहीं चलना चाहता, लेकिन मैं कई दफ़ा खान साहब से गुजारिश की और ये भी पूछा कि जी आप ये बताएं कि इस प्रोग्राम में भी बात की कई दफ़ा। और ये वो वक्त है जब मैं जिक्र करता था कि जी कौसर नियाज़ी साहब का, कि भुट्टो साहब की काबीना, या मैं जिक्र करता था कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा की काबीना में जो है वो जो पहली उनकी काबीना थी तो उसमें कौन सी शख्सियात थी जो मौजूद रहीं, यानी जिनके नाम जो थे वो पीपल्स पार्टी में नहीं थे, साहबजादा याकूब खान साहब या वी जाफरी साहब, ये बाकी शख्सियात और बाकी बेनज़ीर भुट्टो साहबा की पीपल्स पार्टी के अपने लोग थे, चाहे वो नसीरुल्लाह बाबर हों या वो एतजाज़ एहसन साहब हों या और बाकी शख्सियात जो उस पहली काबीना में थे। सर और यही बाद में भी होता रहा। इमरान खान साहब से बहुत दफ़ा यहाँ पर इस प्रोग्राम में भी बात हुई और प्राइवेटली भी बात हुई कि आपकी जो काबीना तश्कील पा रही है या आपके जो साथ आसपास लोग हैं, ये आप बताएं कि जो मैं कहता था गो टू द बेसिक्स, कि जी आप ये बताएं कि जी आपकी काबीना में कितनी शख्सियात ऐसी हैं जो आपके तहरीक इंसाफ के पुराने कमिटेड लोग हैं और कितने ऐसे हैं जो हालिया चंद दिनों में जनूबी पंजाब, महाज और ये सारा। तो ये उस वक्त भी बात होती रही और अब भी बात, मैं वही खान साहब वो अब बात कर रहे हैं। देखिए खान साहब, अगर मैं आज सोच रहा था खान साहब को हमने अब भी और पहले भी हमेशा सियासतदान से ज़्यादा खान साहब को एक हीरो के तौर पे कौम ने आइडलाइज किया। बिल्कुल। और मुझे जब मतलब स्टूडेंट लाइफ में जब खान साहब, मैं स्टूडेंट था और खान साहब उस वक्त ज़ाहिर है कि बड़े अरूज पे क्रिकेट में थे, तो हम अपने कॉलेज से इनवाइट करने के लिए गए थे इनको कि ये हमारे कॉलेज तशरीफ लाएं और ये कॉलेज आए थे। हमारे मेडिकल कॉलेज। तो खान साहब की जो, और फिर उस वक्त यानी मीडिया से प्री मीडिया बात कर रहा हूँ मैं अपनी, तो जब शौकत खानम शुरू हुआ, बाकी सारे, तो हम सब ने जो हम कर सकते थे वो किया। मैं सोचता हूँ कि खान साहब शायद उस वक्त अगर वज़ीर आज़म बनते 90 की दिहाई में, जैसे कि नवाज शरीफ साहब या बेनज़ीर भुट्टो साहबा या बाकी शख्सियात बहुत सारी जो खान साहब के साथ अब हैं, वो तो 90 के लोग हैं ना, 90 की 85 की काबीना खान साहब के साथ अभी तक मौजूद है। तो शायद खान साहब उस वक्त अगर वज़ीर आज़म बनते, आज खान साहब ने एज का भी जिक्र किया अपनी की स्पीच में, जो बड़ा जज्बाती बात थी। इन्होंने कहा कि मैं सोचता था कि 30 साल, लेकिन फिर हर 10 साल बाद मैं मज़ीद अचीव करता था चीज़ें। मैं सोचता हूँ खान साहब अगर 90 की दिहाई में सियासत में मतलब सियासत में आ गए थे, लेकिन वो इलेक्ट हो जाते फ़र्ज़ करें तो, और उसके बाद फिर हुकूमत टूटती, फिर दोबारा इलेक्ट होते पे, तो ये जो गोरख धंधा है ना हमारे करंट सिस्टम का, जिसको मैं एक बदमाशिया का निज़ाम कहता हूँ, तो उसके उतार चढ़ाव से वो वाकिफ़ होते। लेकिन वो और बहुत ज़्यादा इस वक्त होता कि वो बहुत उनको पता होता, टिप्स के ऊपर होता। देखिए ना, जरदारी साहब बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ जब से उनकी शादी हुई तो उस वक्त से वो सियासत, उससे पहले भी थे, लेकिन फिर एक प्रॉपर एक हुकूमत, दूसरी ये नवाज शरीफ साहब जनाब ज़िया-उल हक के दौर से, और नवाज शरीफ साहब के साथ फिर उनके वज़रा आप देखें सारे, शाह महमूद कुरैशी साहब नवाज शरीफ साहब के साथ थे ना पहले। अच्छा, पीपल्स पार्टी से जी जी नवाज शरीफ साहब के साथ। सही सही। शेख रशीद साहब भी वहीं थे, नवाज शरीफ साहब के साथ थे, शाह महमूद कुरैशी साहब थे, सारे संजीद, मतलब ये पुराने सियासतदान हैं और बहुत सारी शख्सियात।
तो बात ये सारी कि मतलब मैं कोई किसी की बुराई नहीं, मैं बता रहा हूँ लोगों को कि लोगों को ये सिर्फ याद रहता है कि वो पीपल्स पार्टी में, तो पहले वहां पर भी थे। तो मैं इसे भी कह रहा हूँ कि वो सियासत के जो उतार चढ़ाव है ना, शाह महमूद कुरैशी साहब का मैं आज खास तौर पर जिक्र करूँ। रोजनामा जंग सफ़ा नंबर 3, जो यानी फ्रंट पेज भी नहीं और आप समझें कि उसका जो यानी बैक पेज भी नहीं, सफ़ा नंबर 3 पे कुछ मेरा ख्याल है कि 25 या 26 सितंबर 25 या 26 सितंबर 1999 को एक छोटी सी एक सिंगल कॉलमी खबर है, और वो खबर ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शाह महमूद, वो मैं मेरे पास आज क्लिप नहीं, वो सेफ है लेकिन मेरे पास में शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मुल्क में मार्शल के इम्कान हैं। अच्छा, आज 12 अक्टूबर है, यानी 12 अक्टूबर को मुशर्रफ साहब ने नवाज शरीफ साहब की हुकूमत, आज 12 अक्टूबर है, और आज पहली 12 अक्टूबर है, तब से लेकर आज तक जहां पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है उनका जिक्र ही नहीं, उन्होंने उनको याद ही नहीं कि आज 12 अक्टूबर है, कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए। लेकिन आप याद अब देखें ना, हर साल, यानी पिछली हुकूमत में भी वो 12 अक्टूबर तो मनाते थे ना कि इस दिन जमहूरियत का कत्ल हुआ था, मार्शल लगा था, ये हुआ था। ये पहली 12 अक्टूबर है कि आज सुबह से किसी को कोई उसको ना उसकी याद मना रहा है ना सोग मना रहा है, मतलब सब खुश अपने अपने भूल भाल के साथ। अच्छा, जो कि देखे ना, अच्छा शाह महमूद कुरैशी साहब ने इंडिकेट जो उसके बाद ज़ाहिर बहुत से प्रोग्राम्स किए, बहुत से, तो उनका वो क्लिप में हमेशा दिखाता रहता था प्रोग्राम्स में कि शाह महमूद कुरैशी साहब को ये एक इंडिकेटर कहीं से आ रहा था कि ये फ़ज़ाओं में, इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में गड़बड़ है इस वक्त, यानी उस वक्त मुशर्रफ साहब का कारगिल दरमियान आगे पीछे वो लंबी तारीख। अच्छा, अब वो ये कि ये जो पुराने सियासतदान ही समझते हैं मामला, इमरान खान साहब रवायती सियासतदान नहीं है, वो स्टेटस को तोड़ने के लिए आए और अभी भी कोशिश कर रहे हैं भरपूर, लेकिन फिर ये हुआ कि वो स्टेटस को उनका सिस्टम का हिस्सा बन गया, और वो जाहिर है इलेक्टेबल्स नॉन इलेक्टेबल्स की सियासत, ये वो सारा। तो अब आरिफ अलवी साहब हैं, आरिफ अलवी साहब और इमरान खान साहब के जो मामलात हैं, वो जाहिर है कि ये बात मैंने उस दिन कही थी कि बाउडा साहब और आरिफ अलवी साहब का आपस में मामला चल रहा है, लेकिन उसमें यह कि आरिफ अलवी साहब ने एक अलग उनकी पोजीशनिंग है, बिल्कुल मैं आपको बताऊं बहुत सारे मामलात में उनकी पोजीशनिंग इमरान खान साहब से अलग है। अच्छा, वो पोजीशनिंग कोई इमरान खान साहब से कोई, मैं ये नहीं कहूँगा कि फारूक लगा रही है वो इमरान खान साहब के, यानी कोई खिलाफ कोई साजिश पक रही है या ऐसा कोई नहीं, ऐसा नहीं है। वो एज अ प्रेसिडेंट ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं एक बिल्कुल ऐसा नजर आए कि मैं एक, यानी आप समझें कि मैं एक पीटीआई का कारकुन नहीं हूं, बल्कि मैं एक सदर मुमलिकत हूं। इस चक्कर में वो दोनों तरफ से धबड़दूज हो गए। उनके खिताब में ना पीटीआई आई और ना हुकूमत आई। कौन बैठा था? वो लोग बैठे थे जो पीटीआई के टूटे हुए मुनारफ अरकान थे, यानी सो कॉल्ड ऑपोजिशन थी इस पार्लियामेंट की। वो लोग बैठ के आरिफ अलवी साहब को सुन रहे थे। अब मुझे बताएं, पीटीआई अगर नहीं आई तो किसके कहने पे नहीं आई? पीटीआई के सेनेटर है ना, एमएनएस, तो ये मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास था। तो यकीनन खान साहब ने कहा होगा कि भाई ये जो है वो, मतलब इस पूरे बहरान में शुरू में तो आरिफ अलवी साहब ने थोड़ा सा वो रेजिस्ट किए, मुख्तलिफ जो भेजते थे आरिफ अपना नहीं, मुख्तलिफ वो ऑर्डर्स भेजते थे, वो रोक लेते थे। फिर गवर्नर, पंजाब में गवर्नर का मामला रोका आगे पीछे, लेकिन फिर आरिफ अलवी साहब ने दरमियान में एक ऐसी कोशिश की जिससे मामला ठीक हों। तो उन्होंने उससे पहले एक अपनी एक न्यूट्रल सी पोजीशन इख्तियार की कि मेरा टिल्ट जो है वो इमरान खान की तरफ नहीं है, मैं वो न्यूट्रल। अच्छा, अब होता ही है कि वो मतलब है कि मतलब उस चक्कर में वो उधर भी नहीं हुए और इधर भी नहीं हुए, ऐसा हर तरफ से वो दरमियान में आके वो जो है वो हमारे इंतहाई मोहतरम सदर मुमलिकत हैं, मगर वो फॉर और प्रैक्टिकल धबरदूज हो गए, क्योंकि हुकूमत तो उनको, मौजूदा हुकूमत तो बैकआउट कर गई। उन्होंने कहा पीटीआई के कारकुन है, उन्होंने कहा कि ये तो हमारी बात नहीं सुनता जी। कंट्रोल। अच्छा, अब देखिए ना, इमरान खान साहब के लिए ये वही इशू है जो कि नवाज शरीफ साहब के साथ था और अभी भी है कि भाई मेरी हुकूमत है, मैं बाहर बैठा हूं। अब ये इमरान खान साहब के ऊपर तो सारी हुकूमतें बनी हुई है, सूबों की, 2 सूबे 3 सूबे, ये सारी सूबाई हुकूमत, यहाँ पे आगे पीछे सारा सेनेटर, ये वो जो भी कुछ है, और इमरान खान साहब बाहर हैं। देखे ना, अजीब सूरत हाल है ना भाई। इमरान खान साहब बाहर हैं पार्लियामेंट से, और 3 सूबों में हुकूमतें हैं उनकी, और वजीर आला भी हैं और गवर्नर भी हैं और फलां भी हैं, दिमाग ना आगे पीछे सारा जनाब हटो बचो चल रहा है।
तो ये अजीब सूरत हाल है ना कि उसकी वजह, अच्छा वही नवाज शरीफ की सबकी सूरत हाल है, वो बाहर हैं, हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है। तो इसलिए मैं जो बार बार कहता हूं कि इस सिस्टम में किसी का कोई स्टेक नहीं है, किसी का कोई स्टेक है ही भाई, चला जा रहा है खुदा के सहारे, कब तक चलता है, क्या चलता है। अब आज बरियत हो गई है, बरियत तो केस किसने बनाए थे, केस तो शहजाद अकबर साहब ने बनाए थे, और उस वक्त आप देखें शेख रशीद साहब की आप जहानत को दाद दें, शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला थे। ये अलग बात है कि शेख साहब से जब भी पूछा गया कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब तो नहीं होगी, उन्होंने कहा नहीं होगी, जो कि हो गई। चलें वो उस वक्त गेस वर्क, लेकिन उन्होंने एक चीज से अपने आप को अलग रखा। अब कमाल देखिए, उन्होंने कहा एहतसाब से मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये तो शहजाद अकबर के पास है एहतसाब का मामला। अब एक नैब थी, एक FIA थी जो कि शहजाद अकबर साहब के अंडर थी, जिससे अपने आप को अलग कर लिया था शेख रशीद साहब। बार बार कहते थे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, इनसे पूछो, वो मूसवी और ये और वो सारा, वो $1 अरब पड़ा है सिंगापुर में, आगे पीछे खुदा जाने क्या गोरख धंधा। अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो शहजाद अकबर, शेख रशीद साहब ने कभी भी इसके ऊपर अपने को डाला ही नहीं, ना उन्होंने इंसिस्ट किया, ये तो वो उनका जिक्र भी नहीं आ रहा इसमें। अब इशू क्या है कि वो शहजाद अकबर की तरह ये केस किसने बनाया, ये तो 2020 वाला केस है, इसको ये आगे कौन गया, ये तो शहजाद अकबर। अब क्या मामला था, वो कब आए, मुझे कभी शहजाद अकबर साहब तहरीक इंसाफ में होंगे, बिल्कुल इमरान खान साहब, मैं बार बार बयान कर चुका हूं कि शहजाद अकबर साहब जो है वो किस शख्सियत के कहने पे आए, और वो जो हैं वो इमरान खान साहब अक्रॉस द बोर्ड उनको उस वक्त करनी चाहिए। अब इमरान खान साहब अगला जो उनका दौर होगा यकीनन, और वो अच्छा इमरान खान साहब की खूबी जो है ना सबसे इस वक्त, बाकी मैंने कहा ना रवायती से वो मानते हैं इस बात को कि मुझसे गलती, कहाँ मुझसे कोताही हुई, किस क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त भी वो जिनको वो फैसल वाउडा कह रहे हैं आस्तीन का साम, उनको हटा नहीं सकते क्योंकि पता नहीं कौन से लोग हैं। अच्छा उनसे मैंने बात करता हूं तो वो कहते हैं कि फैसल वाउडा हमसे जलता है। तो इस वक्त बहरहाल वो खान साहब, इमरान खान इज इमरान खान, और इमरान खान साहब की ये बिल्कुल ऐसे ही है कि नवाज शरीफ रहे, उनकी जगह कोई नहीं ले सका, सीधी बात। देखिए ना आप, जो मतलब है कि मुस्लिम लीग, मतलब ये तो नून में से शीन नहीं निकली, उनके भाई आ गए, वो भाई उनके जवाब अपने भाई को ही देते हैं, फैसला नवाज शरीफ साहब के हाथ में है वो उनका। और मरियम नवाज साहबा के पास, नवाज शरीफ साहब की एक ख्वाहिश थी ना कि मेरे बाद जो है, यानी मेरी सियासी जानशीन, मेरे बाद का मतलब है कि मेरी सियासी जानशीन, अल्लाह ताला सबको जिंदगी खैर, वो मरियम नवाज हो गई। अच्छा उन्होंने साबित भी कर दिया, वो ऐसे ही नहीं कि विरसे में मिल गया, वो साबित भी किया उन्होंने, यहाँ पूरा वो PDM को उन्होंने लीड किया, या मौलाना साहब ने किया। अब इशू ये है कि यहां पर इमरान खान साहब, इसी तरह इमरान खान साहब को जितना मर्जी माइनस आगे पीछे करके, तो इमरान खान ही है आगे, तो लोग इमरान खान को जानते हैं, ठीक है, इमरान खान को सुनना चाहते हैं। इमरान खान अब पब्लिक से, बिल्कुल पब्लिक से उन्होंने सबको हटा के, पब्लिक से, वो स्टूडेंट से, वकीलों से, आगे पीछे अदालतें, सुबह आप जरा सुबह से उठा के आप उनका शुरू रात तक। लेकिन सवाल यह है कि आज उन्होंने 2-3 रोज खिताब कर रहे हैं, वो लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं हो रहा सर, और लॉन्ग मार्च का ऐलान गालिबन इस हफ्ते होने भी नहीं जा रहा। अगर अचानक कोई इमरान खान साहब जो तैयारी कर रहे हैं, अगर वो अचानक कोई सरप्राइज दें तो सरप्राइज दें, लेकिन ये होता है ना कि ऐसे जैसे वो लगता है वो सियाचिन पे है ना, सामने सामने बैठी हैं फौजें, तो इधर हुकूमत तैयारी की हुई, इधर वो तैयारी की हुई है, किसी भी वक्त हु ब्लिंक फर्स्ट, मतलब वो ऐलान नहीं कर रहे, ये जनाब तैयारी करके बैठे हुए हैं, कंटेनर बंद लगे हुए हैं, कब होगा क्या होगा, एक गैर यकीनी सूरत हाल। तो एक हम तुक्का लगा लेते हैं, हमें तो कुछ नहीं पता इमरान खान साहब ने कब ऐलान करना है, तो लेकिन तुक्का लगा लेते हैं कि अगले चंद दिनों में ऐलान, आज है 12, तो अगले चंद दिनों में, इस हफ्ते में या आगे चंद दिनों में, मतलब ऐलान होता नजर नहीं आ रहा, फौरी नहीं आ रहा, अभी फौरी तौर पे नहीं करेंगे, क्योंकि आखिरी ये फाइनल है ना, आखिरी इमरान खान साहब ने फाइनल कॉल है, मतलब इस कॉल के बाद जो है वो तख्तिया तख्ता है ना, वो तख्तिया तख्ता दोनों तरफ के लिए, यानी उधर से भी गलती ना हो जाए कि जी पता चला ब्लडशेड हो गया, मुसीबत आ गई, बदअमनी फैल गई, अदम इस्तेकाम हो गया मजीद, और इधर से भी है कि हुकूमत गिरे, ऐसा ना हो कि पता चला और गले पड़ गई चीजें, हाँ कुछ भी 10 सवाल। तो खान साहब उसकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक चीज ये हो रही है कि ये चीज जब ड्रैग हो रही है ना जितनी ज्यादा, उतनी ज्यादा हुकूमत अपने आप को मुस्तहकम कर रही है, ये अरेंजमेंट या हुकूमत जो भी है वो मुस्तहकम कर रही है, ठीक है, वो मुस्तहकम इसलिए कर रही है कि मुख्तलिफ सिस्टम के अंदर मामलात आगे पीछे दाएं बाएं,
खान साहब जो डिले कर रहे हैं, आज ये सवाल हुआ खान साहब से, जब खान साहब सुबह अदालत में गए तो उनका दिन बहुत अर्ली स्टार्ट हो रहा है, खान साहब का दिन और रात फिर उनका फुल एक्टिविटी के साथ। उन्होंने कहा कि मेरे स्टेमिना बहुत ज़्यादा है नवाज शरीफ से। इशू ये है कि वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं, मतलब एग्जॉस्ट इसलिए हो रहे हैं कि इस्लामाबाद एक अदालत, दूसरी अदालत लाहौर, फिर तीसरी जगह जलसा, आगे पीछे, फिर दरमियान में अचानक ये वाकयात आ जाते हैं। ये भी बड़े पुरस्कार वाकयात हैं, हेलीकॉप्टर ख़राब हो गया, ये हो गया। ये जो ऑडियोज़ और इसके वाले से उन्होंने एक बात उनकी है कि सर्वेलेंस होती है, लेकिन ये ऑडियो लीक कैसे होती है, ये एक इशू उनका कहना है। मगर सवाल ये है कि अगर सर्वेलेंस में लीक ना भी हो और अगर सर्वेलेंस में हो रही है और उसमें कोई काबिल ऐसी बात है जो कि बहुत खौफनाक या काबिल इतराज़ बातें हैं, तो वो कम से कम अदारे अपने तक उनके पास तो होगी ना। फिर तो उनको इसका मतलब है कि जो भी है तो उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा कि भाई ये क्या है, ये क्या मामलात हैं ऑडियो वीडियो लीक्स के। तो ये अगले चंद दिन जो है ना, इनमें ये बात तय होगी कि इमरान खान साहब एक फाइनल यहाँ पे कॉल कब दे रहे हैं। और मेरा अपना ख्याल ये है कि वो जब भी कॉल देंगे तो वो एक बड़ी कॉल होगी और उस कॉल के नतीजे में उन्होंने अचीव इलेक्शन करना है। ये जो केओस है ये उनको सूट नहीं करता। ये केओस उनका, फिर केओस के बाद वो ये भूल जाएंगे किसकी मकबूलियत कितनी थी और ये सारा। तो मेरा ख्याल है कि ये जमहूरियत की तरफ इनको अभी भी कोई बैकडोर राब्ते, मेरा ख्याल है कि पीटीआई के कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं हुकूमत के साथ, और हुकूमत के भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि ब्लड शेड ना हो। सही, ठीक। ये बाकी पंजाब के अंदर देखिए ना, पंजाब में इमरान खान साहब आज सुबह खबर आई कि वजीर दाखिला की जो है जगह, उस पर शहबाज गिल साहब को लाना चाह रहे हैं। लेकिन फिर ये हुआ कि नहीं, शहबाज गिल साहब जो है वो नहीं, फिर उसके बाद वो असलम इकबाल साहब का नाम आया, फिर गालिबन फाइनल हुआ उमर चीमा साहब का, गालिबन फाइनल हुआ। ऐसे ही है ना, उमर चीमा में गलती नहीं करना जी। तो मतलब उमर चीमा साहब ज़रा थोड़े, यानी वो टेम्परेचर थोड़ा सा खान साहब ने भी ज़रा यानी थोड़ा सा वो ठंडा किया। शहबाज गिल साहब तो बिल्कुल ही, फिर वो और राना सनाउल्ला साहब तो बिल्कुल ही वो टकराव था, बिल्कुल ही खौफनाक टकराव। बहरहाल वो जो है थोड़ा सा, अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या हो रहा है। ये जो मामलात हैं, अब इस पर ये केस बनाया था शहजाद अकबर साहब ने। शहजाद अकबर साहब इस पर बयान करें कि क्या केस था, उस क्या इसकी में वो कह रहे हैं, अदालत कह रही है कि केस ही कमज़ोर था और उन्होंने सही तरह बनाया ही नहीं, पता नहीं कितने अरब का था, फिर उतने से पता नहीं 16 था, फिर 16 से 9 हो गया, फिर इतना हो गया, फिर अरबों की, आप यकीन करें अरबों की बात ऐसे होती है जैसे वो कोई, मतलब आदमी सोचता है कि यार एक मिनट ठहर जाओ, ये मिलियन है, ये बिलियन है, बिलियन है। बंदा कहता है यार एक सेकंड, बिलियन, अच्छा, मतलब इनके लिए वो पीनट्स नहीं होते लोगों के लिए कि वो करप्शन केसेस इतने और सही गलत और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि हालात ख़राब हो रहे हैं ऑल अराउंड पूरे, यानी जो मैं और पूरे दुनिया के हालात, एक नया तनाव पैदा हो गया। पहले मास खुले हुए थे, नया तनाव पैदा हो गया, और वो तनाव पैदा हो गया है, वो जंग तो नहीं है लेकिन उस तनाव के असरात बड़े खौफनाक हो सकते हैं। और वो तनाव पैदा हो गया अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान। और मैं यहाँ पे फाइनेंशियल टाइम्स को कोट कर रहा हूँ, जो थर्ड हमारी स्लाइड है, कि जो बाइडेन ने वॉर्न किया है, ठीक है ना, वॉर्न्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस फॉर सऊदी अरेबिया ऑयल प्रोडक्शन कट्स, और वॉर्न का लफ्ज़ है। और इसके ऊपर जो है वो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पूरी एक रिपोर्ट दी हुई है, जो मैं रेफरेंसली दे रहा हूँ कि जो लोग इसको डिटेल में पढ़ना चाहें। वो ये कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया डिफाइड यूएस वार्निंग्स अहेड। ओपेक प्लस का जब इजलास होना था, जो बाइडेन जुलाई में सऊदी अरेबिया आए थे, सबको याद है, वो यूक्रेन की जंग में रूस की तरफ ना जाएं, हमारी तरफ आएँ, हालांकि वो जमाल खुशोगी और ये सारे मामला चल रहे थे, लेकिन बाइडेन आए। लेकिन सऊदी अरेबिया ने एक स्टैंड लिया और उन्होंने बाइडेन के आने से पहले कहा कि 5 लाख बैरल यौमिया, फिर अगले दिन उन्होंने उसको, जब बाइडेन वापस गए तो उसको 1 लाख कर दिया। 1 लाख कर दिया। दरमियान में सऊदी अरेबिया की जो क़यादत है ना, ये जो मोहम्मद बिन सलेमान, देखिए ना, मोहम्मद बिन सलेमान, अब ये वॉल स्ट्रीट कह रहा है कि दरमियान में भरपूर लॉबिंग की अमेरिकन ने और रशियंस ने। अच्छा। सऊदी अरेबिया ने कहा कि हम इसके ऊपर, और मैंने इतना सख्त आर्टिकल किसी सऊदी न्यूज़पेपर में नहीं देखा। ये जो 5वां उनका जो ऑपेड है, यूएस शुड बिवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस टेकिंग ऑन ओपेक। ओपेक को से टकराने का जरा अमेरिका अपने जेहन में रखे। हाँ, ओपेक मुल्क जो हैं उनको, अच्छा, अब वो ये अमेरिकन का ये वॉल स्ट्रीट जर्नल कोट करते हैं, बाकी अपना भी थोड़ा, वो कहते हैं कि जी हमने
इनको इनके लिए लॉबिंग की, हमने पूरी लॉबिंग की। बाकी मुल्कों, ओपेक में सिर्फ एक सऊदी अरेबिया तो नहीं है ना, उसमें इराक भी है, उसमें ईरान भी है, उसमें हम डिस्कस करते हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग, फिर ओपेक प्लस में रशिया वगैरह बाकी सारे मुल्क आ गए, ठीक है ना। ब्रेक तो ले लेते हैं डॉक्टर, वो कहते हैं कि रशिया भी लॉबी करते रहे और आखिर में यूएई ने कहा कि हम दरमियान में मीडिएट करेंगे। आखिर में यूएई भी साथ चला गया और यूएई के प्रेसिडेंट पुतिन के साथ मिल रहे हैं। और ये गालिबन जो सबसे बड़ा चैलेंज हुआ है अमेरिका को, और उस वक्त हुआ है जब एक महीना भी नहीं रह गया मिड टर्म में उनका जो, अगर कांग्रेस निकल गई हाथ से तो आपके हाथ से पावर निकल गई, मतलब आपकी एक डिवाइडेड गवर्नमेंट। और इस पूरी सूरत हाल में बॉम्बिंग बढ़ गई, हमले बढ़ गए यूक्रेन पे, और वहां पर पुतिन जो हैं, प्रेसिडेंट पुतिन ने यूरोप को लालच दे दिया। अच्छा, कि हाँ किसी वक्त इशारा तो करें यूक्रेन का साथ छोड़ें, और गैस ही गैस, नॉर्थ स्ट्रीम 2 से लेके नॉर्थ स्ट्रीम 1 से लेके कोई और भी पाइपलाइन बिछानी तो वो भी बिछा देंगे हम। ठीक है सर, ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके बात करेंगे। सबकी सर्दियां तनूर में गुजरेंगी, आप हुक्म तो करें। ठीक है नाज़रीन, ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, रशिया और यूक्रेन के दरमियान होने वाली जंग पर बात कर रहे थे। अब सियासी मामलात पर एक सवाल मैं आपसे कर लेती हूँ। आज साबिक़ वज़ीर आज़म ने जो बात की है कि अगर 3.5 साल में आधी पावर भी मिल जाती तो हम शेर शाह सूरी जैसे इक़दाम करते और हमारी पॉलिसीज होती, क्या वाकई में इतना बाउंड थे? वापस आता हूँ खान साहब के, वही मैंने बात की ना कि बहुत से फैसले ऐसे हैं जो खान साहब के ऊपर तो डल गए, लेकिन खान साहब ने किए नहीं किए, वो रोक सकते थे, क्या बना, उस पर हम बात और डिस्कशन हो भी रहा है, बहुत ज़्यादा कर भी चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब पे नजर रखें, शहबाज शरीफ साहब पे नजर रखें, शहबाज, ये कितने 500 दफा, अच्छा जी, बहुत बार बात अच्छा 12। अभी आते हैं कि आगे का क्या प्लान चल रहा है। देखिए मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि ये जो इशू है ना कि सऊदी अरेबिया और अमेरिका का मसला, देखें जो बाकी मुल्क है ना सारे, मिसाल के तौर पे मुत्तहिदा अरब अमारात की जो नई क़यादत है, ये नई क़यादत है ना, ये वो रवायती जैसे हम देखते रहे, ज़ाहिर है कि ये तेज़ी के साथ इन मुल्कों ने, खासतौर पे यूएई ने, सऊदी अरेबिया ने, कतर ने, इन मुल्कों ने सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं बनाई, ये सड़कें नहीं बनाई, इन्होंने अपने लोगों पे बड़ा इन्वेस्टमेंट की हुई है। यानी अब आप उन मुल्कों के एयरपोर्ट्स पे जाएं तो आपको वहां के लोग पढ़े लिखे, बहुत तालीम, आला तालीम याफ्ता और बड़े ज़हीन, यानी ख़वातीन और हज़रात दोनों आपको मिलते हैं। अमेरिका शायद वो कोल्ड वॉर के दौर में कहीं बैठा हुआ है कि जी इनके पास तो ये है और पेट्रो डॉलर और सो कॉल्ड, वो बहुत आगे का ये जो है ना इशू कि जी ओपेक, ये ओपेक का उस वक्त जब शाह फैसल मरहूम या शाह फैसल शहीद, उनके दौर में जब ये अरब इसराइल जंग हुई थी तो तेल बंद कर दिया था नीदरलैंड्स का और अमेरिका का, ओपेक मुल्कों ने, तो उसके उस वक्त ये हुआ था कि ओपेक जो है वो हथियार के तौर पे तेल को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पूरी इतने सालों की लॉबिंग हुई, ये हुआ, ओपेक को तोड़ दो, बॉम्बिंग, लिबिया, आगे पीछे, मतलब ऑयल का ही खेल चलता रहा ना। इराक पे हमले हो रहे हैं तो इधर हो रहा है तो लिबिया को उड़ा दो, तो इसको उड़ा दो, तेल के लिए। अमेरिका खुद मुख्तार है अब तेल में, लेकिन मसला ये कि उसके इत्तेहादियों को तो तेल चाहिए, ऑयल चाहिए। अच्छा, और जो मैंने आपसे कल भी बात की थी ना कि हर मुल्क का एक अलग स्ट्रेटजी है ना। अमेरिका एक जजीरा है, मतलब जजीरा नुमा है, तो कनाडा, मैक्सिको, ठीक है फाइन, लेकिन पाकिस्तान जो है उसकी अगर आप सिक्योरिटी पॉलिसी सोचेंगे तो कुछ और होगी। आप कहेंगे अच्छा यार ये तो एक मेनलैंड भी है और आपकी नेवी भी आपको चाहिए, ठीक है ना, आपके पास आर्टिलरी भी होनी चाहिए, आपके पास एयरफोर्स भी होनी। हर ऑस्ट्रेलिया की अलग होगी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को टैंकों की शायद जरूरत ना हो, मतलब पानी में तो टैंक नहीं उतारने ना। तो मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि वो सऊदी अरेबिया इस दौरान और ये मुल्क सारे अपने पैरों पे खड़े होकर यहां पर आ गए कि उन्होंने जब ये दुनिया में 2 या 3 या जितने भी ब्लॉक्स आके बनने जा रहे हैं, तो उन्होंने ऐसी पोजीशन ली कि सऊदी अरेबिया ने जब इन्होंने लॉबी की वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक, बहरीन भी तैयार नहीं था और जनाब कतर जो है वो भी तैयार नहीं था शुरू में, और शुरू में शायद यूएई भी तैयार, लेकिन अल्टीमेटली हाथी के पैर में सबका पैर, सारे मुल्कों ने अमेरिका को जो है प्रेसिडेंट बाइडेन की, यानी प्रेसिडेंट बाइडेन ने वॉर्न किया। यानी आप ये देखें ना कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने वॉर्न किया है, और ये वॉर्न जो है, ये देखें वॉल स्ट्रीट जर्नल, सऊदी अरेबिया डिफाइड यूएस वार्निंग्स, यानी वार्निंग का लफ्ज़ है, ठीक है।
अच्छा, तो मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बड़ी अजीब सूरत हाल डेवलप हो गई। शहबाज शरीफ साहब आज जो गए हैं ना, ये है सीका। कहाँ पे गए हैं? अस्ताना। जी। अस्ताना क्या? वो काजाकिस्तान। काजाकिस्तान। वो काजाकिस्तान जो चाइना और रशिया, जहाँ जनवरी में हंगामे शुरू हो गए थे और CSTO की फौजें पहुंच गई थी, और जहाँ पर तो ये सीका फोरम है। अच्छा, सीका फोरम एक बना हुआ है और उसकी आज वहां पर कोई छठा सर, मेरा इस फोरम का मकसद क्या है और नहीं, क्या ये हम तो नूर डेवलपमेंट्स सुल्तान होंगे इसके नजरबायाफ बाद? ने बनाया था ना उस वक्त, ये 92 में उनकी स्पीच थी। ये इस तरीके के फोरम्स ये छोड़ दें कि देखिए यहाँ पर होता ये है कि इन फोरम्स में लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं कि कौन से मुल्कों से कौन है, मतलब उस फोरम की ये इंपॉर्टेंस है आज के दिन में कि ये पहले तो उसके मुल्क देखें ना कौन से हैं वहां पे, ठीक है? ये अब जरा नक्शे में देखें, रशिया, मंगोलिया, चाइना, ये वो। अब इशू ये है कि वहां पर कहां कहां से लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं, कौन कौन से लोग आ रहे हैं, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक तो पहुंचे जनाब वहां पे शहबाज शरीफ साहब, साथ वहां पे पहुंच रहे हैं तैयब एर्दोगन। अच्छा। साथ वहां पे आ रहे हैं गालिबन अमीर कतर भी अभी तक जो है, बाकी अभी कल हम इसकी डिटेल्स देख लेंगे कि कौन कौन से लोग पहुंच रहे हैं। साथ जनाब आ रहे हैं वहां पर ईरान के सदर इब्राहिम रईसी, ठीक है? अच्छा, वहां पर जनाब बाकी मुल्कों से नुमाइंदगी होने जा रही है। ईरान से देखें ना, ईरान के प्रेसिडेंट, आज़रबाईजान के प्रेसिडेंट, इराक, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, कतर, रशिया से देखते हैं कौन वहां पे आता है। क्या पुतिन आते हैं कि नहीं आते? तैयब एर्दोगन तो पहुंच गए। उज़्बेकिस्तान, तो ये सारे जो मुल्क हैं यहाँ से, और बेलारूस और वियतनाम और चाइना से उनके नायब सदूर। तो ये एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि इस पूरी सिचुएशन में जो मैंने आपसे पहले बात की ना कि दुनिया में कसाद बाजारी होने जा रही है। बरतानिया के बारे में IMF कह रहा है कि बरतानिया शायद उस प्रॉब्लम का शिकार उतना ज्यादा जो है ना कि ब्लैक आउट हो गए और शायद ये हो गया, और जो ब्रेग्जिट से निकलना है उन्होंने, तो शायद वो मुसीबत ना हो बरतानिया में। लेकिन जो हमसे कह रहा हूं, प्रेसिडेंट पुतिन ने तो हमले बढ़ा दिए हैं, शायद जंग शुरू ही अभी हुई है। ये जंग अब कई रुख इख्तियार करेगी। जैसे अब देखिए ना, सऊदी अरेबिया, मतलब UAE के प्रेसिडेंट जो हैं वो पुतिन से मिल रहे हैं इस वक्त। और उसके साथ जो दूसरी बात है, वो उनके जो फैसल बिन फरहान हैं, उनके जो वजीर खारजा हैं सऊदी अरब के, उन्होंने कहा ये खास एक इकोनॉमिक इशू था, इसका कोई सियासत या ग्रुप, क्योंकि ये अगर हम इस तरह ना करते तो हमारी मुल्कों की मईशतें खराब हो जाती। देखिए, इसका पोलिटिकल बहुत बड़ी एक सिचुएशन है ना कि यानी ऑयल एनर्जी की जितनी ज़रूरत है इस वक्त दुनिया को, यूरोप को खास तौर पे, वो सऊदी अरेबिया से मुताबिक सऊदी अरेबिया ने कहा कि हमें प्रोडक्शन नहीं बढ़ा रहे, तो इसका मतलब है नहीं बढ़ा रहे, पैदावार नहीं बढ़ा रहे, तो कीमतें बढ़ेंगी यूरोप में। अच्छा, अब इशू क्या है दूसरा जो इंटरेस्टिंग बात है, ये है कि ये वो मौका भी नहीं है कि यूरोप अपनी नई वो मौरितानिया के साथ पाइपलाइन स्टार्ट करे या नाइजीरिया के साथ, अफ्रीका के, वो तो आराम सुकून से बैठे हुए थे, ये जंग ऊपर सर पे मुसल्लत हो गई। लेकिन जो सबसे जो एक इंटरेस्टिंग बात है ना, वो ये है कि जो मैंने आपसे कहा ना, प्रेसिडेंट पुतिन का बयान बड़ा इंटरेस्टिंग है, और मैं तासो कोट करते हैं क्योंकि जाहिर है कि उसमें रशिया रेडी टू यूज नॉर्थ स्ट्रीम 2 स्ट्रिंग फॉर गैस सप्लाईज टू यूरोप। यानी वही कह रहे हैं कि देखें, ये बनी हुई ना नॉर्थ स्ट्रीम 2 तैयार थी ना, जो उन्होंने जर्मनी का कैंसिल करवा दिया था सर्टिफिकेट जंग, वो कह रहे हैं नॉर्थ स्ट्रीम तैयार है, नॉर्थ स्ट्रीम 1 भी तैयार है। रशिया डज नॉट लिमिट एनीवन इंक्लूडिंग रेडिंग टू सप्लाई एक्स्ट्रा वॉल्यूम्स ड्यूरिंग द विंटर। हम तो एक्स्ट्रा वॉल्यूम, हम तो ज्यादा गैस देने को तैयार हैं, पाबंदियां हमने नहीं लगाई, पाबंदियां आपने हम पे लगाई हैं। तो आप पाबंदियां हटा दे, हमें क्यों कह रहे हैं कि हमने पाबंदियां लगा दी? पाबंदियां तो आपकी तरफ से लगी हुई है, रशिया तो दे रहा था, आपने कहा कि पाबंदियां लगा दो हमारी कंपनियों पे, ये है फलाना ढिमाकना, तो हमारी तरफ से। अब ये वो जगह है जहां यूरोप तकसीम होगा, या तकसीम होने के चांसेस हैं बड़ी। देखे ना, वो पहले भी था ना, पहले प्रेसिडेंट मैक्रोन, तो एंजेला मर्कल और सारी शख्सियत, बहुत सारे लोग जो थे वो रशिया के साथ, रशिया तो हिस्सा बना हुआ था यूरोप का, हिस्सा मेनलैंड पे तो अभी भी यूरोप के रशिया में ही है। अब इशू ये है कि वो तो उन्होंने डॉक्टर साहब यहाँ पे अब इस मौके पे जब शदीद महंगाई, हंगामे यूरोप में, तो मतलब एहतजाज हो रहा है कि भाई आपने कीमतें बढ़ा दी, और यूरोप के लोग हकीकतन, मतलब मेरा अपना इंडक्शन, वो कहते हैं ये कहां से जंग आ, अभी तो हमारी इकोनॉमी खड़ी हो रही थी, अभी तो हम निकल रहे थे कोविड से, जो अफरा, ये देखें। और प्रेसिडेंट पुतिन संजीदा हैं इस पे, ये न्यूज की जो बात करते हैं ना, देखिए होता ये है कि हम जो बात करते हैं ना इसकी, हम आजकल की दुनिया में, मॉडर्न वर्ल्ड में
हम कहते हैं कि जी मतलब आज से 3 साल पहले हम कहते थे दुनिया में सबसे बड़ा दुनिया की तबाही अगर होगी, ये एक होता है ना इंटेलेक्चुअल डिस्कशन, तो क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट सबसे ज्यादा ऐसे ही था ना, क्लाइमेट चेंज के मुजाहरे हो रहे हैं और क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा इशू है। क्लाइमेट चेंज जो नस्ल इंसानी को तबाह कर सकता है कुरैर से, इतना बड़ा खतरा है और है। फिर दूसरा आ गया पेंडेमिक, तो एक वो लहर चली कि जी पेंडेमिक भी एक बड़ा खतरा है, ये कोविड के जरिए लोग मर सकते हैं, ये बायो वेपन है, ये है फलां है, नहीं आगे पीछे दो चीजें आ गई। इन दो चीजों के चक्कर में जो असल खतरा था, उस जो नौ इंसानी को असल खतरा था कोल्ड वॉर के जमाने में या उसके बाद, वो था न्यूक्लियर। अच्छा लोग न्यूक्लियर को भूल गए कि न्यूक्लियर की क्या होता था यार, चैलेंजेस तो डॉक्टर नहीं हर जमाने में रहते हैं। मॉडर्न क्लाइमेट चेंज करो, ये करो, तो वो भूल गए न्यूक्लियर को कि न्यूक्स भी है भाई, न्यूक्स भी है भाई। ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर वो साहब, जो आपके साथ न्यूक्स बात हैं वो अपनी जगह, यानी अगर इस कुर्रा से इंसान खुदा ना खास्ता अगर यहां से इंसान मिटेगी ना, तो वो क्लाइमेट चेंज, पेंडेमिक और न्यूक्लियर, अब वो सीरियस है न्यूक्स में। ये अमेरिकन खुद कह रहे हैं कि पुतिन सीरियस है न्यूक्स में और वो ये टैक्टिकल वेपन यूज करेंगे। वो कहा ना उन्होंने आर्मागेडन जी कलर से इस्तेमाल किया कि टैक्टिकल वेपन क्या होते हैं, छोटे साइज के, जब होगी लड़ाई तो बड़ी हो जाएगी, उनके मुंह से निकल गया। तो ये बढ़ता जा रहा है मामला। इस मामले में अब मुझे पता है उसको डिस्कस करें या इस पे बरियत पे वापस आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं दुनिया को छोड़ के। सही होगा सर, ब्रेक ले लेते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, हमजा शहबाज साहब और शहबाज शरीफ साहब की मनी लॉन्ड्रिंग में बरियत और आज खान साहब की ममनूआ फंडिंग केस में भी उनकी जमानत हुई है, तो ये डॉक्टर साहब दोनों तरफ रिलीफ खेल के दरमियान में उसका रिजल्ट नहीं पूछना चाहिए। जुमला जो है वो ये है कि सिस्टम अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल है, तो एक दिन की खबर और दूसरे दिन की खबर और ये हो गया और ऐसे हो गया। मैंने कहा खेल अभी चल रहा है ना, तो खेल के दरमियान में अभी आप पूछेंगे जी कौन जीत गया है, तो मैं कोई यहाँ पे, लेकिन एक जुमला जो है वो अपनी जगह बरकरार है और वो ये है कि पहली बात तो ये है कि क्या नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए तो यूज़ नहीं होता रहा है। नवाज शरीफ साहब ने भी ट्वीट किया 12 अक्टूबर के हवाले से, तो वो मैं तस्दीक करूँ कि उनका बयान आया है कि आइन को रोनने की और वो सारा, लेकिन अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए यूज़ होगा एहतसाब का मैकेनिज्म, तो फिर उसके नतीजे में वो नतीजे आएंगे जो अब सामने आ रहे हैं, जो आते रहे 75 सालों में आते रहे। तो अगर तो आपने ठीक करना है तो खराज वोट करें, तो खान साहब भी करें, और बाकी जमातें तो मुझे नहीं पता कि उनका क्या इरादा है, ठीक है ना, जो कानून वगैरह पास किए हैं उन्होंने सारे। लेकिन इशू ये है कि ये तो कम से कम तय हो गया ना, इतना तो आज खान साहब के बयान पढ़ के अंदाज़ा हो रहा है ना कि सिस्टम जो है, जिस सिस्टम का वो हिस्सा बने, वो एक बुसीदा सिस्टम था, एक इंतहाई नाकारा सिस्टम था उनके बकौल, उनके पास कोई पावर नहीं था, उनके बकौल, मैं अथॉरिटी नहीं थी। जब मैंने कहा कि खान साहब देखें शर्त है ना, तो शर्त लगी हुई है, उन्होंने कहा कि मामला ठीक होते जाएंगे, मैंने कहा जी वो बिगड़ते जाएंगे, ये कोई पैसे वैसे की शर्त नहीं थी, ये एक उनका एनालिसिस, एक हमारा एनालिसिस, बिगड़ते जाएंगे। और शहबाज, ये नहीं कि मैं कहूँ कि जी बिलावल साहब पे नजर रखें या मरीम, नहीं, शहबाज शरीफ साहब पे नजर रखें, वो उनके थ्रू सारा मामला तय होगा जो भी होना है। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है, आस्ताना में घूम रहे हैं आराम से, बड़ी ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस है और वहाँ पे उनकी मुख्तलिफ कायदीन से मुलाकात हो रही है। इशू सारा ये है कि हमेशा अगर कोई आपसे इख्तलाफ रखता हो तो उसकी बात सुन लेनी चाहिए, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो। नवाज शरीफ साहब क्या सुनते हैं आप, उनसे इख्तलाफ आप करें तो फिर आप उनकी ज़रा मजलिस में घुस के दिखाएं, या आप जो है वो जरदारी साहब से इख्तलाफ करके ज़रा उनकी मजलिस में घुस के दिखाएं, या इमरान खान से इख्तलाफ करके उनकी मजलिस में तो घुसें ज़रा, तो आप देखें वो क्या वजीर आखिर में जो खुद भी उन्होंने कहा कि दौड़ गए सारे लोग। अब इशू ये है सारा, और इसलिए खान साहब को एक खास मरहले पे रोकना पड़ गया। अगर खान साहब की स्ट्रेंथ होती तो खान साहब बहुत से लोगों को फारिग कर चुके होते, उनके आसपास बैठे हैं अभी भी, लेकिन अब वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि इस वक्त उनका कोई रहनुमा कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हो। अच्छा ये आप सुन लें, खान साहब के रहनुमा आने वाले दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आएंगे आपको, किचन जाती वजूहात की बुनियाद पे, बीमारी की बुनियादों पर, ठीक है। ये वो सिस्टम है जिसमें वो कहते हैं ना, वो सूरजमुखी का फूल, जिधर सूरज है वो सूरजमुखी की फूल की तरह इधर हो गए, फिर इधर हो गए, फिर इधर हो गए, फिर इधर हो गए, इधर।
चढ़ते तो सूरज जब के आप खिलाफ। उनको, हाँ चढ़ते सूरज या डूबते सूरज या क्या इसको, ये तो मिसाल ही वो है। हाँ लेकिन ठीक है चढ़ता सूरज, लेकिन वो जो भी चढ़ता सूरज है वो भी अल्टीमेटली गरूब हो जाता है। बात ये कि इतना तो खान साहब ने समझा, यहां तक तो खान साहब समझ गए ना कि भाई इस सिस्टम को, अब सब निजाम को, अब जो ये सिस्टम समझ तो गए, क्या सीख नहीं गए नहीं अपनी सिस्टम गलतियों से खान जो साहब? हो, जितने आप यकीन करें कि मैं बड़ा नहीं सिस्टम, ये सिस्टम ही खराब है, ये निजाम ही खराब है, ये लोग ही, मतलब हम, ओ भाई खुदा का वास्ता, आप जिन लोगों को, वो किधर गया जनूबी पंजाब महाज जो था, सूबा बनाने का महाज? नहीं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमारा बड़ा जबरदस्त था ना उस वक्त। हाँ। भाई मसला ये किधर गया, ये वो बता भाई, इशू ये है सारा कि जो अक्रॉस द बोर्ड, अच्छा अब वो प्रॉब्लम हुई जो खान साहब वो बात भी सही कहते हैं कि इलेक्टेबल कहां से लाऊं, मैं इलेक्टेबल कहां से ला के मैं कैसे बनाऊं, वो उनकी बात भी दुरुस्त, उधर अदालतों का फैसला, उनके क्या पता आगे जाके, मुझे ही बताएं अगर किसी दिन खान साहब को पता चले कि जनाब शहजाद अकबर साहब बैठे हुए शहबाज शरीफ साहब की काबीना में, तो एक मुमकिन होना नहीं है ऐसा, फर्ज करें होना हो सकता है सर, कुछ भी हो सकता है, जंग मोहब्बत और पाकिस्तान में सब कुछ जायज है, तो मुझे बताएं कितने खान साहब के साथी ऐसे हैं जो जा चुके हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाजरीन कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी, मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। डॉक्टर साहब अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।